नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, है ना। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से यहाँ पर सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 देशों से होकर गुजरती है। वे कौन कौन है? हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहामास। अफ्रीका के देश कौन कौन है? मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया और मिस्र। एशिया महाद्वीप के देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। आइए इसे चित्र में भी हम देखेंगे। तो कर्क रेखा हवाई द्वीप से होकर गुजरती है। मैक्सिको, बहामास, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। एशिया की बात कर लेते हैं तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान से होकर गुजरती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं तो यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा यह 225 दिनों में पूरा करता है। इसकी दिशा कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूमने वाला ग्रह है। आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के समान है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर? शुक्र ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 97%। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 475 डिग्री सेल्सियस। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं तो बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। क्लियर? इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। शुक्र की बात कर लेते हैं तो ये सबसे गर्म ग्रह है और आकार में पृथ्वी के समान है। इसी कारण इसे जुड़वा बहन और भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं होते हैं। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं तो ये लाल ग्रह कहलाता है, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसी कारण जो है इसे लाल ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। मंगल के यदि आपसे पूछ ले कितने उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यहाँ तक क्लियर है ना? बुध, शुक्र, पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो ये हमारा सबसे प्यारा पृथ्वी है। इस पर 71% भाग पानी पाया जाता है। 29% भाग पर महाद्वीप और स्थल पाए जाते हैं। बृहस्पति की बात कर लेते हैं तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। क्लियर? इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है, ठीक है। शनि की बात कर लेते हैं तो ये शनि जो है, यदि आपसे पूछ ले कि किस ग्रह पर वलय पाया जाता है तो शनि ग्रह पर वलय पाया जाता है और इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से काफ़ी कम है। यही कारण है कि इसे जल में तैराया जा सकता है, ठीक है। और उनकी बात कर लेते हैं तो इसे हरा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है, ठीक है।
प्लूटो सबसे दूर ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अब उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर न्यूनतम दूरी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज उपसौर कहा जाता है। उपसौर किसे कहा जाता है? जब कोई भी स्थान सूर्य से नज़दीक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी पर उपसौर होती है तो यह सूर्य से कितनी दूरी पर होता है? 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है। और यह स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को आती है। यहाँ तक क्लियर है ना? और इस दौरान सूर्य विकिरण जो है 7% अधिक हो जाता है। जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। जब अपसौर की स्थिति आती है तो दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। इस दौरान विकिरण 7% जो है कम होता है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी नज़दीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है। ठीक है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एपोजी कहा जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था, उनमें कौन शामिल नहीं है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, सब एस्टेटम शामिल नहीं है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपर्पटी कहलाती है। मध्यवर्ती परत क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। और सबसे नीचे जो परत होती है उसे क्रूड कहा जाता है। स्वेस ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। तो यहाँ पर सियाल की बात कर लेते हैं। तो सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 2.9 होता है। और इस परत की गहराई कितनी होती है? 50 से 300 किलोमीटर गहराई होती है। सीमा की बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्य घटक क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम इसका मुख्य घटक होता है। ये सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है और बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानों से बना हुआ होता है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है। इसकी गहराई कितनी होती है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। निफे की बात कर लेते हैं। तो ये निकेल और फेरस से बना हुआ होता है और सीमा के नीचे स्थित ये होती है। और इसका औसत घनत्व कितना होता है? 11 होता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन कौन होती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए लाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? सिस्मोलॉजी में किया जाता है। जब भूकंप आती है तो 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक तरंगों को। यह तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसका वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है और इसकी गति जो है सबसे अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका औसत वेग होता है। तीसरी तरंगे एल तरंगे कहलाती है। इसे धरातलीय तरंगे या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है।
इन तरंगों की खोज किसने की थी? H.D. लव ने की थी, और इसे H.D. लव के नाम पर लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है आर वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इसका वेग कितना होता है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज पोर्टिको ट्रेंच। प्रशांत महासागर का गहरा भाग यदि आपसे पूछ ले कौन है? मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पोर्टिको ट्रेंच। और हिंद महासागर की बात कर लेते हैं तो इसका सबसे गहरा स्थान कौन होता है? सुंडा ट्रेंच होता है, और इसी का पुराना नाम क्या है? जावा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन है? यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मारमरा सागर। मारमरा सागर की बात कर लेते हैं तो ये तुर्की की ज़मीन द्वारा पूरी तरह से घिरा हुआ सागर है। इसके एक तरफ एजियन सी है और दूसरी तरफ काला सागर। मारमरा सागर एजियन सागर से किस जल संधि द्वारा जुड़ा रहता है? डारडेनिलीज जल संधि द्वारा जुड़ा रहता है, और काला सागर से यह बासफोरस जल संधि द्वारा जुड़ा रहता है। यह सागर तुर्की के यूरोपीय और एशियाई भागों को अलग करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो है मारमरा सागर है, इसके उत्तर में काला सागर और दक्षिण में एजियन सी है। ठीक है, और एजियन सी किसका भाग है? मेडिटेरियन सी का भाग है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज कील नहर। कील नहर की बात कर लेते हैं तो 1948 तक इसे केसर विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई कितनी है? 98 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये जर्मनी के स्लेस्विंग होल्स्टीन में स्थित है, और ये विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसे हम चित्र में भी देखते हैं। कील नहर किन सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 100 सेंटीमीटर। पृथ्वी पर वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई है? 100 सेंटीमीटर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11,872 मिलीमीटर। दूसरी ओर ध्रुवों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। भारत की बात कर लेते हैं तो वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विली विली। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे टाइफून चीन सागर और प्रशांत महासागर में, हरिकेन कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में, टॉर्नेडो पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हिंद महासागर में क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल की क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? वायुमंडल को क्षोभ मंडल और समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज तापमान। वायुमंडल की कितने परतें हैं यदि आपसे पूछ ले? 5 मंडल है,
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल के संगठन की बात कर लेते हैं तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। न्यूजीलैंड में कैंटावरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, सागवान और सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? सागवान और सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज मानसूनी प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ हैं। मानसूनी प्रदेश किसे कहा जाता है? जहां मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है उन प्रदेशों को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। यह किन अक्षांशों के बीच होती है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 5 डिग्री से 23 डिग्री अक्षांशों के बीच यह पाई जाती है। इसका विस्तार किन किन देशों में है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, फिलीपींस, अफ्रीका, मालागासी, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिण अमेरिका में कैरिबियन द्वीप समूह, ब्राज़ील का पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, मैक्सिको आदि। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक का फैलाव सर्वाधिक है? विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक का फैलाव सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वनों का फैलाव सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रैंड बैंक क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बैंक, ग्रेट ब्रिटेन का सुरक्षित खाद्य भंडार, गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल या इंग्लिश चैनल के 2 तट। ग्रैंड बैंक क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल है ग्रैंड बैंक। तो जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहां पर क्या होता है? मछलियों के भोजन जू प्लैंकटन का निर्माण अधिक होता है। यही कारण है कि वहां मछलियों का भंडार पाया जाता है। ग्रैंड बैंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ ठंडी जलधारा लेब्राडोर और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम मिलती है। ठीक है, ग्रैंड बैंक कहाँ पर है? कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत में है और यह बरीन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 250 से 300 सेंटीमीटर। रबर की खेती के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? हल्की नरम जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर का पौधा मुख्य तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। रबर की खेती करने के लिए तापमान कितना उपयुक्त होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? थाईलैंड है, इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और चीन का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर है? ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज कॉफी पर निर्भर है। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है और ब्राजील उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर ज़्यादातर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है जो कॉफ़ी के लिए आदर्श परिस्थिति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? तो नाइजीरिया के मूल निवासी कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज हौसा। हौसा कहाँ पर रहती है? उत्तरी नाइजीरिया में। हॉपी यूएसए के एरिजोना प्रांत के जनजाति है। जोनी की बात कर लेते हैं तो ये भी यूएसए के
न्यू मैक्सिको प्रांत की जनजाति है। चुक्सी कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वोत्तर एशिया, सोवियत संघ और उत्तरी साइबेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? निम्नलिखित में कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क की बात कर लेते हैं तो यह उत्तरी यूरोप में फैला एक देश है। इसकी सीमा किससे लगती है? जर्मनी से लगती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। क्लियर? फैरो द्वीप और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीनस्थ दो द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड सही सुमेलित है। एनु जापान सही सुमेलित है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है, सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अफरीदी कहाँ पर पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है। अफरीदी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है। अन्य जनजातियों के यहाँ नाम दिए हुए हैं और कहाँ पर ये मिलते हैं आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा रेल मार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग किसे जोड़ता है? हैलीफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23। पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम मार्ग कौन सा है? पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग कौन है? IAS 1994 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज पर्थ, बम्बई, रोम और लंदन। पर्थ से हमें लंदन जाने के लिए मुंबई और रोम से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, स्वेज। स्वेज नहर की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है? मिस्र में है। स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करता है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? इसका निर्माण किसने कराया था? 1869 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने करवाया था। इस नहर पर किसका नियंत्रण है? मिस्र का नियंत्रण है। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25। सहारा मरुस्थल किस देश में फैला हुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, कांगो प्रजातांत्रिक में फैला हुआ नहीं है। सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिम सहारा। सहारा की स्थिति कहाँ पर है? वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, सूडान, इजिप्ट और मोरक्को में फैला हुआ है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।